नमस्ते भैया, राम राम। क्या हाल चाल। सियासी बतकही के आज वाले अंक में आपका स्वागत है। भैया, आज के अंक की शुरुआत हम करेंगे घोसी में हो रहे उपचुनाव से। इसमें दो बात हुआ है, एक चीज समझिए। पिछला ए हफ्ता में जोन बा, इसमें क्या हुआ है, पहला तो जो है, जो दारा सिंह चौहान है ना, पूर्व मंत्री जी, उनका ऊपर स्याही फेंक दिया गया, उसको लेके बखेड़ा मचा। अच्छा, दूसरा हुआ ही है कि उमेश पांडे जो समाजवादी पार्टी से मधुबन विधानसभा माने मऊ में घोसी का बगल वाला सीट है, वहां से 2022 में प्रत्याशी से वो भाई साहब भाजपा में आ गए। ठीक। अभी पूरा गुड़ागड़ित है का, बढ़िया से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले घोसी का मामला। देखिए, घोसी में क्या हुआ है। घोसी में दारा सिंह चौहान वैसे तो दल बदलू के नाम से फेमस है, इस चुनाव में भी इसको लेके उनको काफी विरोध हो रहा है। लेकिन भैया जान लीजिए कि अभी जो उमेश चौहान की जो ज्वाइनिंग हुई है ना, ये जो ज्वाइनिंग है, ये दारा सिंह चौहान के लिए समझिए एकदम संजीवनी मिल गई है। अब कैसे वो आपको बताते हैं। देखिए, मधुबन से ये उमेश पांडे भले ही प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है ना, वो मऊ जिला में है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ब्राह्मण नेता के तौर पे एक बड़ा छवि है उनका। अब तीसरी बात समझिए। तीसरी बात ये है कि उमेश पांडे के बड़े भाई अखिलेश पांडे, उनका जब हत्या हुआ था साल 2007 में, तो उस समय उस हत्या में जो है ना, उसमें नाम आया था मालूम किसका? सुधाकर सिंह का, जो सपा के प्रत्याशी। अब मामला मुकदमेबाजी में कहा गया, क्या हुआ, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन नाम आया था सुधाकर सिंह का। अब समझिए, दो मामला है। एक तो भैया ब्राह्मण चेहरा है, उसका फायदा मिलेगा। दूसरा का है कि विक्टिम कार्ड। उमेश पांडे शामिल हुए हैं, और जब शामिल हुए तो लखनऊ में ब्रजेश पाठक के साथ जब शामिल हो रहे थे, उस समय उन्होंने अपनी बतियाई कही थी, समझ रहे हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई का नाम लिया, अखिलेश पांडे का, और ये कहा कि जो है सपा के सरकार में और विरोधी दलों के सरकार में उनके साथ अन्याय हुआ, इसको लेके उन्होंने एक विक्टिम कार्ड लखनऊ से भी खेला था। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात आई है, दारा सिंह चौहान पे स्याही फेंक दी गई। ठीक। अब स्याही फेंकी गई तो उसमें एक जो लड़का पकड़ा गया जो आके सरेंडर किया, वो पहले बोला कि उसको जो है भाजपा के ही एक नेता प्रिंस यादव थे, उन्होंने कहा है स्याही फेंकने के लिए। ठीक। उसके बाद जो है, जब पुलिस पूछताछ हुई, पुलिस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो सीओ साहब बोल रहे ना भैया, ये तो जो है सपा समर्थक है, सपा के युवा विंग का, उसको टिकट चाहिए था, हाईलाइट होना था, इसलिए फेंक दिया। अब देखिए, बतिया को लेके भैया अखिलेशो यादव ट्वीट किए, आप समझिए। अब बड़ा बखेड़ा मचा, तो भाजपा वाले भी एक फोटो लेके आ गए, जो ना भाई अखिलेश यादव के साथ था, जो लड़का पकड़ा गया। तो ये जो खेला है ना, तो घोसी में जो है, घोसी में इसको लेके बड़ा उहापोह का माहौल है। एक वर्ग ऐसा है, जैसे जो चौहान वर्ग है, जो वर्ग से आते हैं दारा सिंह चौहान, उसमें इनको इसका सिंपैथी खूब मिल रहा है। अभी जो है, पिछले दिन हम गए थे घोसी, तो घोसी में जो है कुछ जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा था, जगह जगह लोग पुतला फूक रहे थे। मतलब यह है कि स्याही कार्ड पर माहौल बनाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही थी, है ना। तो अब देखिए, अब चक्कर ये है कि अब वहां पे देखिए, बसपा का कांग्रेस का वहां प्रत्याशी है नहीं, सीधा टक्कर का है सपा में और भाजपा में। ठीक है। अब इसमें जो है दोनों पक्ष का लोग जो है ना, अब सुधाकर सिंह मुर्मू के मालूम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमारा आखिरी चुनाव है, जिता दीजिए। 75-80 साल की उम्र भी हो गई है, काफी एजेड भी है। अच्छा, दारा सिंह चौहान है दूसरी तरफ। दारा सिंह चौहान का क्या है, तो उनके लिए दो ही सहारा है, मोदी जी का, योगी जी का नाम, है ना। काहे कि जो बार बार पार्टियां बदलते रहते हैं ना, तो कई लोग नाराज भी, समझ रहे हैं। तो नाराजगी को कैसे थामेंगे, खैर। लेकिन हाँ, उनका खतरा, अब दारा सिंह चौहान खतरा, एक बड़का संजीवनी बन के आए हैं, कौन? उमेश पांडे। उमेश पांडे लिए कि उमेश पांडे जो है, वो सुधाकर सिंह वर्सेज पांडे परिवार का जो एक मामला पहले रहा था, उसका वो एक प्रतीक है, समझ रहे हैं। तो प्रतीक है, इसके अलावा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, हो सकता है फायदा मिल जाए। तो ये देखिए, चुनाव है, 5 सितंबर को अभी मतदान होगा, फिर नतीजा आएगा, क्या होगा भगवान ने मालिक है। नमस्ते भैया, राम। हाँ तो भैया देखिए, सियासी बतकही में अब बात करेंगे आज स्वामी प्रसाद मौर्य की। ये जो मौर्य जी है ना, पता नहीं क्या कौन सा घुट्टी पी लिए जब सपा में गए, है ना, कि आए दिन कभी रामचरितमानस को उल्टा सुल्टा बोलते हैं, कभी सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, है ना। लगातार बोले ही जा रहे हैं, कोनो कंट्रोल नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि बाकी जो समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं, अखिलेश यादव हो गए, शिवपाल हो गए, ये लोग उनको रोक भी नहीं रहे हैं, न विरोध कर रहे हैं। अच्छा, एक को जाके नैमिषारण्य में हवन पूजन कर रहे हैं, साफ हिंदुत्व दिखा रहे हैं समाजवादी के लोग। और दूसरी तरफ जब मौर्य जी जब उल्टा सीधा बकवास कर रहे हैं, तो कुछ बोलना ही नहीं है। तो पहले ही तय कर लेना उनको जाना किस लाइन पे है। वो तो अभी तय ही नहीं है। नैमिषारण्य की बात सही है या स्वयं प्रसाद मौर्य की बात सही है, क्लियर तो कर ले भाई, कौन और जाना है। कोई क्लियर नहीं है। अब देखिए हुआ क्या, अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी का एक पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन चल रहा था लखनऊ में। अब उसमें जी मौर्य जी जो है बैठे थे मंच पे।
अब वही में काया एक ठो आया, पता नहीं कहाँ से सनका हुआ, उठा के एक जूता मार दिया। अब जूता मारा था, हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी के भाई कार्यकर्ता वैसे भी बहुत जो है तेजस्वी होते हैं, है ना, उलाट उलाट के मारे उसको वहीं पे, है ना। अब देखिए, उसके बाद कार्यक्रम खैर खत्म हुआ, मौर्य जी पूरे कार्यक्रम के दौरान एकदम बिल्कुल गुमसुम बैठे रहे। उसके बाद देखिए, अयोध्या के जो संत हैं राजू दास जी, वो संतगिरी कम नेतागिरी ज्यादा करते हैं, है ना। तो वो कहे कि अरे भाई जिसने मारा जूता उसको हम इनाम देंगे। ले भैया और बवाल, है ना। कहने का अर्थ यह है कि अब राजनीति में स्याही फेंकना, जूता मारना, ये सब नहीं होना चाहिए, गलत बात है। राजनीति, चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है, राजनीति करने का सबको अधिकार है, लेकिन हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी की भावना को आहत पहुंचाए। जब पकड़ा गया लड़का आज जुतवा चलाया था, तो कहा बाद में कि मौर्य जी उल्टा पुल्टा बोलते हैं रामचंद्र मानस के बारे में, संतों के बारे में, सनातन के बारे में, इसलिए गुस्सा आ गया, खींच दी एक जूता, है ना। लेकिन ये बात जो है, तरीका उसका गलत था। लेकिन मौर्य जी को इस बात को समझना चाहिए कि भाई वो जो कमवा करते हैं ना, उल्टा सीधा कभी बोलते हैं रामचंद्र मानस को उठा के जला दो, वो भाषण दिए, उनके समर्थक उठा के जला दिए। कभी बोलते हैं जो है कि तुलसीदास ने रामचरित मानस में नारियों का, शूद्रों का अपमान किया है। अरे भाई पढ़ लिख लीजिए ना थोड़ा सा। अब देखिए बिचवा में चंद्रयान जब गया है, चंद्रयान पे कैसा कैसा ज्ञान सामने आया है। हमारे राजभर जी बोल रहे हैं कि चंद्रयान जो है धरती पे आ गया सकुशल, उसके लिए बधाई, है ना। एक जना बोल रहे हैं कि चंद्रयान जो है राजस्थान के मंत्री थे, वो बोल रहे हैं चंद्रयान में गए यात्रियों को बधाई। कि भाई यात्रियों तो नहीं गए हैं, दो खाली में रोबोट गया है ना, प्रज्ञान रोवर। तो उसी टाइप का, जब देखिए जब पढ़े लिखेंगे नहीं, जब जानकारी नहीं होगी, तो ऐसे ही बकवास करेंगे, और जब बकवास करेंगे तो भाई उसका फल तो मिलना ही है। तो भाई देखिए, जूता फेंकना भी गलत है, राजू दास जो उसको चढ़ा रहे हैं कि उसको हम इनाम देंगे, ये गलत है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही स्वयं प्रसाद मौर्य जो करते हैं वो गलत है। तो भाई आगे से ध्यान रखिए मौर्य जी, है ना, खुदे को नेउर बताते हैं, बताइए, है ना। है? तो आप तो बोलते बोलते पता नहीं क्या हो गया आपको, आपकी बेटी तक जो है जो बधाई सांसद संघमित्रा मत बोली कि नहीं, इस तरह का किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, कम से कम उसकी तो सुन लीजिए। अरे भाई माननीय सांसद उनकी सुन लीजिए, आपकी बेटी है। तो ध्यान रखिएगा मौर्य जी, भगवान न करे दोबारा कभी ऐसा हो, है ना। चलिए, हाँ तो भैया सियासी बतकही में 3 कहानी तो सुन लिए। अब कहानी कहेंगे समाजवादी पार्टी की, है ना। अभी पिछले दिनों शिवपाल यादव जी एगो ट्वीट किए थे, समझ रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भैया अक्षय यादव जो है ना, वो फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे, क्लियर कर दिया। अब देखिए, समाजवादी पार्टी पे जितना भी आरोप लगता है ना परिवारवाद का, समाजवादी पार्टी के नेता लोग खुदे उसको बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब देखिए, डिम्पल यादव मैनपुर से लड़बे करेंगे, हो सकता है अखिलेश यादव लड़ जाए। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में हार गए, हो सकता है बदायूं चले जाए। बदायूं जाएंगे तो कैसे जाएंगे, संघमित्रा मौर्य ऑलरेडी है वहां पे। अब वो सपा में आएंगी, भाजपा में रहेंगी, अब वो तो बात की बात है, ठीक है। इसके अलावा शिवपाल यादव, मतलब परिवार में जितने भी लोग हैं सभी जो है लोकसभा पहुंचने के लिए बेताब है, ठीक। अब इस पे जो है बीजेपी लगातार हमला कर रही है, पहले से करती है ये परिवारवाद पे। अखिलेश यादव को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अब 24 के चुनाव में अभी जो स्थिति बन रही है, इंडिया गठबंधन जो बन रहा है, इंडिया गठबंधन के बैनर पर लड़ाने की तैयारी है 24 के चुनाव में। अगर मान लीजिए कहीं अगर ये परिवारवाद का दाव जो ये लोग खेल रहे हैं, ये कहीं उल्टा पड़ गया, तब क्या होगा भैया। अब देखिए, कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे इटावा की हो गई, मैनपुरी की हो गई, इनफैक्ट आजमगढ़ की सीट भी सपा का गढ़ मानी जाती रही है। बदायूं हो गई, बदायूं पिछली बार छिन गया, उसके पहले वहां से धर्मेंद्र यादव सांसद थे। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे यादव परिवार का वर्चस्व है। लेकिन सवाल यह है कि इन सीटों पे दूसरे भी तो नेता होंगे, इन सीटों पे बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो ऐसे लोग अगर बागी हो गए, ऐसे लोग अगर नाराज हो गए, एक तो ऑलरेडी वैसे ही मायावती मुश्किल खड़ा कर रही है, तो भाई सपा प्रत्याशी को क्या होगा, है ना। बाकी सीट भी जैसे क्या है, समाजवादी पार्टी में शुरू से एक बड़ा अजीब मामला रहा है, फैमिली फर्स्ट। ये भाई बुरा मत मानिएगा अखिलेश, कहें कि जितने लोग हैं ऐसा नहीं है पूरा आप उनका जो है फैमिली का स्ट्रक्चर उठा के देखिएगा, कम में लोग हैं, जितने लोग बालिग है ना कौन न कौन पद पे है ना। तो ऐसे में जो है अब एक बार फिर से 24 से जब लगातार भाजपा जो है परिवारवाद पे हमले बोल रही है, अखिलेश यादव जी जब पूरे फैमिली को टिकट दे देंगे, तो बात उठेगी ना भाई, फैमिली पार्टी है कि क्या है, समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे में भाई बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। 2-4 लोग हैं जो जिनका लड़ना तय है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि और लोग भी, जैसे तेज प्रताप यादव जो है, मुलायम सिंह के नाती जो है, वो भी सांसद रह चुके एक बार। कन्नौज की सीट भी है जो कि सपा का गढ़ मानी जाती है, फिलहाल वहां सुब्रत पाठक सांसद है। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी महत्वपूर्ण सीट है उस पर खाली पार्टी अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को लड़ाएगी, तो भैया कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, बताइए ना। हाँ तो भैया अगली कहानी,
देखिए कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता लोग हैं ना जो लगता है कि कांग्रेस को डुबाने की सुपारी ले लिए, सही बता रहे हैं। अब पूछिए कैसे। लेकिन कांग्रेस के नेता है मणिशंकर अय्यर, नाम सुने हैं ना, बहुत सीनियर नेता है, यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे थे। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने खूब कांग्रेस कार्यालय पे सुनाया, कहा कि ये चाय वाला है, हई है, हाउ है ना। और खूब जो है सुनाया, कहा कि ऐसे चाय वाले जो है चुनाव बाद आके कांग्रेस दफ्तर में चाय पिलाएंगे। अब देखिए भाजपा ने इसको उठा लिया। अब उठा लिया, ऐसा उठाया कि चाय पे चर्चा करने लगी देश भर में, ऐसा माहौल बन गया कि सीधे इसको जो है पिछड़ी जाति के स्वाभिमान से जोड़ दिया। नतीजा 14 में क्या हुआ पता ही है। 19 का चुनाव देखिए, 19 के चुनाव में क्या हुआ कि भाई साहब गए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में क्या किए कि वहां से किसी से बातचीत में कहे कि भैया मोदी को हटाने में हमारी मदद करिए। अब वो कौन वायरल कर दिया 19 के चुनाव से पहले। अब उसको लेकर भाजपा चढ़ बैठी, है ना, निपट गए 19 में भी। अब आ गया 24, 24 के चुनाव की तैयारी है। ये बीच में वो अपने वो किताब लेकर लॉन्च करने आ गए, किताब लॉन्च किए वो अपने पूरे जीवन की कथा कहानी पे। मजे की बात यह है कि किताब लॉन्चिंग में सोनिया गांधी भी थी। अब वहां जो है मणिशंकर अय्यर ने कहा मालूम है, कहा कि पीवी नरसिम्हा राव, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, पीवी नरसिम्हा राव भाजपा के पहले पीएम थे। सब लोग चौंक गए। तो उसमें उन्होंने बताया कि भाई बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए वो जिम्मेदार हैं। पूरा वो कथा कहानी उसमें किताब में भी लिखे हैं, बोल भी रहे थे कि पीवी नरसिम्हा राव जो है वो सांप्रदायिक व्यक्ति थे। सोचिए अपने ही पार्टी के एक पूर्व प्रधानमंत्री को मणिशंकर अय्यर अपने ही पार्टी के मंच पे कह रहा है कि वो सांप्रदायिक थे। ठीक है, ये घटना का जिक्र भी किया उन्होंने कि जो है कभी पीवी नरसिम्हा राव से कोई बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, सेकुलर नहीं है। मैं असहज पाता हूँ ये सब कहने में, है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए भी जिम्मेदार बता दिया नरसिम्हा राव को। अब देखिए ये तो ठीक है, नरसिम्हा राव को सुनाए समझ में आता है। भाई साहब राजीव गांधी को लपेट लिए। सोनिया गांधी बैठी है मंच पे, वहां से वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी जो है उनकी बहुत बड़ी गलती थी राम मंदिर का ताला खुलवाना, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाना और राम मंदिर का शिलान्यास करना। अब एक चीज समझिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सारे तथ्यों सबूतों के आधार पर फैसला आया है ना। पूरे देश में माहौल बम बम है। और इस समय देखिए, इस समय सनातन की बात करना, सनातन के खिलाफ बोलना, क्या हाल हो रहा है, स्वयं प्रसाद मौर्य का हाल समझ रहे हैं, वो पिनिक के जूता फेंक दिया। तो अब क्या है, अब ऐसे माहौल में जबकि सनातन के खिलाफ बोलना नुकसानदेह साबित हो सकता है, खुद जो है राहुल जी, प्रियंका जी लोग खूब मंदिर मंदिर घूमते हैं, हर चुनाव में दर्शन पूजन कर रहे हैं। ऐसे माहौल में मणिशंकर अय्यर का राम मंदिर निर्माण को कटघरे में खड़ा करना कहाँ तक उचित है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये दोनों काम राजीव गांधी ने किया था, ताला भी राजीव गांधी खुलवाए, शिलान्यास भी राजीव गांधी की। अब सोनिया गांधी के सामने ही राजीव गांधी पर आरोप लगाना, ये कहाँ तक सही है। इसका मतलब यह है कि पार्टी में अनुशासन पे तो सवाल उठेगा ना भाई, कि भाई पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं। इतने बड़ा सिख दंगा को लेके बोले कि राजीव गांधी को उसी समय सिखों से माफी मांग लेनी चाहिए थी। ये सब वो मुद्दे हैं जो बीजेपी अक्सर उठाती रही है कांग्रेस को घेरने के लिए। अभी कांग्रेस वालों को समझना पड़ेगा भाई कि आखिर ये अय्यर साहब बैटिंग किसके लिए कर रहे हैं, बताइए। अपनी ही पार्टी के मंच पे अपनी ही पार्टी के जो पुराने नेता हुए उन पे सवाल उठाना, और सोनिया गांधी की मौजूदगी में राजीव गांधी पे सवाल उठाना, जो जिसकी हिम्मत कांग्रेस में बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये फायदा किसको दिला रहे हैं, कांग्रेस को दिला रहे हैं कि भाजपा को दिला रहे हैं। तो भाजपा के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं ना। ये हुआ भी, जैसे वो बोल बाल के निकले, संबित पात्रा पहुंच गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सुना दिए काम भर का, परिवारवाद से क्या क्या चारण परंपरा और क्या क्या दुनिया भर का। तो कांग्रेस में जो ऐसे नेता है ना, वो जो सेल्फ गोल करने में जो माहिर है, वो लगातार चुनाव पहले में एक्टिव काहे हो जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भाई चुनाव के ठीक पहले आप दूसरे पक्ष को आप मौका कैसे दे रहे हैं, खुद बोल दे रहे हैं। ये बात बीजेपी वाले कहते कि राजीव गांधी गलत थे, पीवी नरसिम्हा राव गलत थे, तो तो समझ में आता है, विपक्षी पार्टी कहेगी। लेकिन ये बात कांग्रेस का ही नेता कांग्रेस के ही मंच से कहेगा तो आप समझते मैसेज क्या जाएगा। तो भाई कांग्रेस के नेता लोग हैं ना, उनको जो शीर्ष नेता लोग हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और भी जो लोग हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने नेताजी लोगों को थोड़ा रोक के रखिए। ताकि चुनाव पहले सबसे पहले काम आपके अपने नेता लोग खराब करते हैं, बीजेपी नहीं करती है। मुद्दा तो आप देते हैं ना। तो भाई देख लीजिए अय्यर साहब को कौन कौन पार्टी से खेल रहे हैं, अपनी पार्टी से खेल रहे हैं कि दूसरे पार्टी से खेल रहे हैं, होता है ना, कई बार सेल्फ गोल मार देते हैं। देखिए भाई समझिए। हाँ, तो भैया सियासी बदकही में अभी बात थोड़ा सा सियासत से हटके करेंगे, हालांकि सियासत उसमें भी है।
अभी एक हमारे यशस्वी वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा काम किया है, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पे उतार दिया है। दुनिया के हम तीसरा देश हैं, चौथा देश हैं जो चांद पे गए। इसके अलावा दुनिया के हम पहला देश हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किए। आज तक क्यों नहीं गए वहां? तो बड़ी बात है, जश्न का माहौल है। मोदी जी थे जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन में, वहां से लाइव जुड़े, बधाई दिए, है ना। वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है ना। बहुत अच्छी बात है, पूरे देश को गर्व है। लेकिन भाई इसमें कुछ ऐसा हुआ ना कि जो हम देख सुन के कोई भी अपना माथा पीट ले। अब हुआ का हुआ ही कि चंद्रयान तो खैर मान लीजिए चला गया। अब चंद्रयान भेजने का श्रेय लेने के लिए यहाँ पे बवाल मच गया, है ना। किसी ने कहा भैया नेहरू जी ने इसरो स्थापित किया, के लिए उसको बधाई। सब लोग मैंने अपना अपना एंगल जोड़ रहे थे। किसी ने कहा इंदिरा गांधी, इसके लिए उनको श्रेय दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे इतना इस पे मीम बना है कि मैं पढ़ रहा था एक मीम, तो उसमें लिखा था भाई कि अगर जो है इसरो को की स्थापना का श्रेय अगर नेहरू जी को जाता है तो कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ह्यूम जो अंग्रेज थे उनको जाता, तो कहें डायरेक्ट उन्हीं को जो है श्रेय दे दिया जाए। खैर हंसी मजाक चलता रहा था। इस बीच में क्या हुआ भैया कि नेताजी लोग जो उसमें रिएक्शन देने के लिए, फैलने के लिए सामने आए, वो लोग गजब गजब बलंडर किए, एक से एक नेता। अब कई लोगों का जिक्र है, लेकिन अब एक एक करके थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। तेज प्रताप यादव जी हैं, पर्यावरण मंत्री हैं भाई बिहार के, है ना। तो वो जो है वो बोलते बोलते रहे तो कहे कि जो है बहुत बहुत बधाई, है ना, उससे मौसम की जानकारी मिलेगी, है ना, मौसम की जानकारी मिलेगी, ग्रहों की जानकारी मिलेगी। ठीक, वो अपना ज्ञान दे दिए। उसके बाद राजस्थान के जो मंत्री हैं अशोक चांदना जी, वो आए तो वो कह रहे हैं कि जो है जो भी यात्री गए हैं उनको बधाई। चलिए भाई, आपके मुंह में घी शक्कर, भारत जल्दी ही इंसान भेज दे अंतरिक्ष में, है ना। यूपी में अपने वो राजभर साहब हैं, राजभर साहब जो है ज्ञान देते देते बोले कि भाई धरती पे चंद्रयान आ गया, उसके लिए बधाई। तो इसे कैसा, अब देखिए इतना नहीं, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस में दुइयों बयानवीर है ढंग वाले, एक तो मणिशंकर अय्यर साहब है और दूसरा ही है ना। तो दिग्विजय सिंह कहे कि 17 महीने से वेतन नहीं मिला। अब इसरो ने इसका खंडन कर दिया, बेचारे मुंह छुपाते फिरे, है ना। तो कहने का मतलब है कि चंद्रयान को लेके एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन चंद्रयान को लेके जितनी पॉलिटिक्स हुई वो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, युद्ध या फिर अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है तो वहां पे सबको एक हो जाना चाहिए। आपको याद होगा केजरीवाल साहब सबूत मांग रहे थे, कई लोग और सबूत मांग रहे थे, है ना, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। कहने का अर्थ यह है कि कुछ मुद्दे ऐसे भैया उनको बख्श दिया करिए सियासत से। अब चंद्रयान गया, ठीक है, आपको डायरेक्ट सीधे बधाई दीजिए वैज्ञानिकों को। अब उसमें आप अपना एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं और हंसी के पात्र बनने कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है भैया। तो अब आइए आते हैं बहन जी पे। अभी तो घोसी का सारा हिसाब किताब देख लिए, अब बहन जी पे आते हैं। बहन जी भाई बहुत दिन से, अभी जैसे गठबंधन बन रहा था ना, इंडिया गठबंधन, INDIA बना है, अब उसमें मायावती को भाग नहीं दिया गया। न पटना बुलाए, न बेंगलोर बुलाए, मुंबई की तो बतिये छोड़ दीजिए, अभी होने वाली है। अब चक्कर क्या है भैया कि मायावती जी एकदम खामोश थी। पिछला दिन बैठक थी लखनऊ में, बहुत तामझाम के साथ। उसमें सतीशन मिश्रा थे, उसमें जो है उनके भतीजे थे, आकाश आनंद साहब थे, और 300 पदाधिकारी बुलाए थे पूरा प्रदेश भर से। बहुत 1-1.5 घंटा बैठक चली और उसमें यह तय किया गया कि भाई BSP जो है इस बार का चुनाव अकेले लड़ेगी, यानी कि कोनो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। भाई साहब ये तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब देखिए, अब ये जो है ना, ये बहुत बड़ा घन चक्कर है। किसके लिए? विपक्ष के लिए। विपक्ष जो है, जो कह रहा था कि एक सीट पे सारे विपक्ष का प्रत्याशी एक साथ रहेगा, फिर भाजपा से मुकाबला करेंगे, अभी मामला यूपी में गड़बड़ा गया है। अब देखिए, एक चीज और बता दें, मायावती जी का काडर जो है ना, यूपी के अलावा अगर किसी और राज्य में मजबूत है तो वो है राजस्थान। आपको याद होगा पिछला राजस्थान के चुनाव में 6 सीट बहन जी जीती थी। अब वो 6 सीट में गहलोत साहब खेला कर गए, खेला ही किए कि 6 को 6 अपने पार्टी में शामिल करा लिए। तो वो झटका भी भुलाई नहीं है मायावती, समझिए इस चीज को। तो ये अभी एक खुन्नस है। दूसरा जो है, उनको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया गया गठबंधन में, न पटना बुलाया गया, न बेंगलोर में बुलाया गया, ये भी एक खुन्नस है। अब ये चक्कर में मायावती का पूरा हिसाब किताब ये है भैया कि अब जो है वो सबसे ज्यादा खेल किसका बिगाड़ेंगी? विपक्षी गठबंधन का। अब यूपी में हिसाब किताब देख लीजिए। यूपी में वो आजमगढ़ सीट का उपचुनाव हुआ था अभी पिछले दिनों, जब दिनेश लाल निरहुआ जीते। दिनेश लाल निरहुआ काहे जीते पता है आपको? काहे कि BSP ने गुड्डू जमाली जैसा एक मजबूत उम्मीदवार वहां उतार दिया था। अब वो जमाली साहब 2 लाख से ऊपर वोट पा गए। यह मार्जिन था धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ के जीत हार का। मतलब यह है कि अगर मायावती अगर हर सीट पे 80 के 80 सीट पे अगर मजबूत उम्मीदवार उतार देती तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? विपक्षी गठबंधन का। वो इसलिए भी होगा, ये जो अखिलेश यादव जो PDA बना ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला,
इसमें जो दलित और अल्पसंख्यक वाला जो मामला है, वो मामला मायावती दो हिस्सा कर देंगे। देखिए, कितनों बुरी हालत में अगर बीएसपी है, उसके बाद भी अगर उसको 10-12% का वोट शेयर मिल रहा है चुनाव में, इसका मतलब यह है कि जो बीएसपी के जो कोर वोटर है, वो अभी भी बीएसपी से छिटक के नहीं गए हैं। इसमें खासतौर से जो जाटो वोटर है, जाटो दलित जो बोलते हैं, है ना। अच्छा, गैर जाटो है वो भाजपा की तरफ आए हैं, तो उसमें से तो इनको अखिलेश जी को कुछ मिलना नहीं है। लेकिन मायावती वाला जो वोट है, वो तो उनके पास है ही। इसके अलावा अगर मायावती, जैसा कि अभी निकाय चुनाव में किया उन्होंने, कि 17 में से 14-15 सीट पे अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतार दिए, तो ये वाला गणित अगर काम कर गया, अगर ऐसा मायावती ने कुछ कर दिया, तो मान के चलिए कि अल्पसंख्यक वोट भी विपक्ष को नहीं मिलने जा रहा। तो अगर ऐसा हो गया भाई, तब तो खेला है। खेला है तो फायदा किसको मिलेगा? मिलेगा भाजपा को। इसीलिए कई बार जो अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि मायावती भाजपा की पार्टी टाइप से खेल रही है। तो ये जो चक्कर है, ये मायावती के लिए दुधारी तलवार है। काहे कि 24 का चुनाव मायावती के लिए करो या मरो का चुनाव है भाई। 19 में भले ही वो 10 सीट पा गई थी, लेकिन 24 में विधानसभा में देखिए, एक को विधायक उमाशंकर सिंह, है ना। तो लोकसभा चुनाव में कैसे सर्वाइव करेंगी, और 10 को सीटों जो पाई थी 19 में, उसको कैसे वापस पाएंगी, ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो इसमें चक्कर ये है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो ये उनके लिए राह थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल इसलिए हो जाएगी कि भाई अभी उनके वोटर छिटके हैं, ये बात वो खुद भी जानती है। ये अलग बात है कि इस चुनाव में जगह जगह कैंप कर रही हैं, सीधे कार्यकर्ताओं से मिल रही है, सब ठीक है। लेकिन अचानक से चमत्कार हो जाएगा, ये तो नहीं लगता। तो मायावती का ये फैसला जो है ना, एकला चलो वाला, ये भाई साहब गड़बड़ करेगा मामला, देखिएगा। ठीक है भैया। हाँ तो भैया, भाई चलते चलते बात करेंगे संजय निषाद साहब की। असल में देखिए क्या है ना, नेताजी लोग हैं, इतना घूमते हैं, बेचारे थक जाते हैं, है ना। दिन भर दौड़ा, यहाँ जाना वहां जाना। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि थकान में जो हरकत वो लोग करते हैं ना, वो बतिया वायरल हो जाती है। अभी संजय निषाद जी जो है, उनका एक फोटो वायरल हुआ। इसमें जो है निषाद साहब एकदम पूरा कायदे से लेटे हुए हैं, और कार्यकर्ता लोग उनका पैर दबा रहे हैं। अब इसको जब ये वायरल हुआ तो इसको लेके हंगामा मच गया भाई, कि भाई अब ये तो राजसी ठाठ है। अब देखिए, राजनीति में इतना तो मानना चाहिए भाई, अपने बचा के नेताजी लोगों को रहना चाहिए, संजय निषाद तरीके नेता लोग, कि भाई उनका पीछे तो लोग ऑलरेडी पड़े रहते हैं। सही बात है, ये लोग अपने आप को कहते हैं कि भाई हम दलित शोषित पिछड़े जातियों के नेता हैं, है ना, हम उनके लिए वो करते हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं कि ये कार्यकर्ताओं से ही सेवा करा रहे हैं, पहली बार नहीं है, इसके पहले भी संजय निषाद जी का कई फोटो आ चुका है। तो जब ये होता है तो इसका मैसेज गलत जाता है। तो भैया नेताजी लोग थोड़ा सा बचा के रहा करिए, है ना। आप लोगों की हर हरकत पे ना जनता की नजर रहती है, इसलिए क्योंकि अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई आप जो है वंचितों के नेता हैं, दलित पिछड़े शोषितों के नेता हैं, आप जनता की फिक्र करते हैं, आप जनता के लिए काम करते हैं, ये बड़े बड़े दावे करते हैं। आपकी पार्टी का नाम भी पता नहीं क्या बहुत लंबा है, निर्बल शोषित हमारा अपना पता नहीं कौन दल है, वो शार्ट फॉर्म मिला के निषाद पार्टी होता है। तो आपने अपनी पार्टी में निर्बल शोषित दलित लगा रखा है। अब उसके बाद जब आपकी फोटो जब वायरल होगी इस तरह से कि पार्टी कार्यकर्ता आपका पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई मालिश कर रहा है, तो ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा, है ना। निषाद साहब थोड़ा ध्यान रखा करिए आगे से, अगल बगल जब आराम करिए ना, देख लीजिए अगल बगल कोनो कैमरा लेकर ना खड़ा हो, समझ रहे हैं। तो आज के सियासी बतकही में बस इतना ही, फिर अगले शनिवार को मिलेंगे कोनो बवाली वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।